नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का जेनेटिक्स और ब्लीडिंग की एक बेहतरीन क्लास में। तीसरा लेक्चर आज अपना ये है। दो छोटे छोटे लेक्चर्स आपने अभी तक पढ़े हैं। कोशिश करूंगा कि ये क्लास भी आपकी लंबी चले और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है आज का। मेरा नाम है शुभम तिवारी और हम स्टार्ट करके लेकर आए हैं आपके लिए जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, चलो शुरू करें फिर हम लोग। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स पर तक हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ लिया था। यहां से हम लोग आगे बढ़ाएंगे, तो जरा समझते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के विषय में। तो मेंडल भाई साहब क्या थे, इन्होंने चूज किया किसे, गार्डन पी को। गार्डन पी को चूज किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए प्लांट मटेरियल के तौर पे। ठीक है, क्यों इन्होंने ऐसा किया? क्योंकि ये क्या था, कन्विंस ऑफ हैंडलिंग पीस शुड बी ग्रो इजिली आइदर इन द फील्ड और पार्ट्स। अगर से देखो इन्होंने ऐसा किया क्यों, ये समझते हैं। अगर मटर की बात करें, क्यों मंडल मटर पे ही अपनी जो है रिसर्च स्टार्ट किए थे। हालांकि अगर देखा जाए तो मटर से पहले उन्होंने एक और प्लांट पर अपनी रिसर्च की थी, हॉकवीड उसे बोलते हैं, उस पर रिसर्च की थी, लेकिन उनका रिसर्च का एक्सपेरिमेंट सक्सेस नहीं हो पा रहा था। सेकेंडली उन्होंने मटर के पौधे को चूज किया। तो कुल मिला के आपसे चाहे ये पूछे कि मटर के पौधे को उन्होंने क्यों चुना, या आपसे ये पूछे कि मटर के में वो सक्सेस क्यों रहे, सबका एक ही रीजन हो सकता है। सारी चीजें आपको डिटेल में समझाते हैं, जरा समझो। तो पहला पॉइंट मैंने बताया कि मटर देखो भाई साहब आसानी से उगने वाला पौधा है। ठीक है, इजी टू ग्रो है। क्या है? इजी टू ग्रो। क्यों इजी टू ग्रो है? क्योंकि भाई साहब इसको अगर हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, मटर को खेत में लगा सकते हैं। ठीक है, खेत में न लगा सके हम गमले में लगा सकते हैं, यानी पॉट्स में लगा सकते हैं। तो कुल मिला के हर तरीके से इसकी खेती की जा सकती है। पहले बात तो ये थी। ठीक है, फील्ड या पॉट्स में उगाया जा सकता है, बहुत कम क्षेत्र इसको चाहिए तैयार होने के लिए। कुल मिला के ये बात है। इसके बाद जो है कंट्रोल्ड मैटिंग इसमें होती है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है मटर को लेने का? दूसरा पॉइंट ये है कि भाई साहब ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है। कैसा है? सेल्फ पॉलिनेटेड है। जब सेल्फ पॉलिनेटेड है तो इसमें हम चाहेंगे, सेल्फ पॉलिनेटेड है, बाइसेक्सुअल है। ठीक है, यानी एक फूल होगा और इसी फूल में क्या, मेल और फीमेल, ये मान लो एक फ्लावर है, इसी फेल ये हमारा फीमेल का सिंबल होता है और ये मेल का सिंबल होता है। ठीक है, एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पाए जा रहे हैं। अब अगर हमको क्या करना है, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना है और खुद से पॉलिनेशन करवाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको काट कर अलग कर देंगे, मेल पार्ट को। इस मेल पार्ट को काट कर अलग करना कहलाता है एमेस्कुलेशन। ठीक है, तो एमेस्कुलेशन कर देंगे। एमेस्कुलेशन करने के बाद अब फीमेल पार्ट बचा, अब हमको जिससे चाहिए होगा उससे इसका क्रॉस करवा देंगे। कुल मिला के मतलब हमारे हाथ में पूरी मैटिंग का कंट्रोल आ जाएगा। यानी जितना सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं उनमें मैटिंग करवाना, हाइब्रिड बनाना ज्यादा आसान हो जाता है। तो दूसरा प्रोसेस क्या मैंने बताया, दूसरा मैंने बताया कंट्रोल्ड मैटिंग होती है। द फ्लावर स्ट्रक्चर ऑफ पी इज सेल्फ पॉलिनेटेड व्हिच हैज एक्सपेरिमेंटली verified by the Mendel. However, since the pea flower are relatively large, और दूसरी बात, फूल कैसा है, बड़ा फूल है। फूल जब बड़ा है तो भाई पॉलिनेशन करवाना, एंथर को अलग करना, यानी मेल पार्ट को काट के अलग करना, ये सारी प्रक्रियाएं भी हमारे लिए आसान हो जाती हैं। एमेस्कुलेशन करना आसान हो जाएगा, पॉलिनेशन करवाना आसान हो जाएगा, ये सारी चीजें करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। मान लो इतना छोटा सा अगर फूल हो और इसमें ये, अब भाई इतना छोटा सा जब फूल होगा तो इसमें मेल पार्ट इतना ही सा होगा, इसी में फीमेल भी होगा। अब इसको काट के अलग करना, फिर फीमेल का फर्टिलाइजेशन कराना, इतने छोटे फ्लावर में आप नहीं करा पाओगे। वहीं अगर इतना बड़ा फूल है, ठीक है, और इसमें ये हमारा फीमेल पार्ट है और इसमें हमारा ये ऐसे एंथर निकला है, आसानी से इसको काट कर अलग कर लोगे और उसके बाद पॉलिनेशन भी करवा लोगे। यानी फ्लावर का साइज बड़ा होना भी इसके लिए फायदेमंद है। ठीक है, पहली बात फूल में क्या फायदा मिला कंट्रोल मैटिंग के लिए कि भाई साहब सेल्फ पॉलिनेटेड था, ये फायदे की बात है। दूसरी बात क्या फायदा मिला, फूल बड़ा था तो हमको एमेस्कुलेशन और पॉलिनेशन करवाना आसान रहा। एमेस्कुलेशन होता क्या है मैंने बता ही दिया आपको, फिर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका नोट्स भी आप चाहेंगे तो टेलीग्राम के माध्यम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, एमेस्कुलेशन की अगर मैं बात करूं तो एमेस्कुलेशन क्या होता है, एमेस्कुलेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, मेल बड को हटाना। ठीक है, मेल बड को हटाना कहलाता है एमेस्कुलेशन। ठीक है, फ्लावर से मेल बड को हटाना कहलाएगा एमेस्कुलेशन। अच्छा, इसके बाद मटर को क्यों चूज किया? अगला क्या है, शॉर्ट लाइफ साइकिल है। भाई साहब ऐसा है, अगर मान लो जनरेशंस की हम बात करते हैं, मेंडल के नियम में हम किसकी बात करते हैं, एक जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, इस हिसाब से मैटिंग की बात करते हैं। ठीक है, मान लो हम क्रॉस करवाते हैं पहले पेरेंट्स, ये हमारा मान लो एक डोमिनेंट पेरेंट है, एक रेसेसिव पेरेंट है, क्रॉस करवाते हैं तो F1 जनरेशन बनती है। F1 के बाद सेल्फिंग करवाते हैं तो F2 जनरेशन बनती है। F2 जनरेशन के बाद F3 जनरेशन पर जाते हैं। ऐसे जनरेशन बाय जनरेशन हमको क्या करना पड़ता है, इनका रिकॉर्ड रखना पड़ता है। ठीक है, मान लो कोई ऐसी फसल हम ले लें जो एक
एक साल में तैयार होने वाली फसल हो, एक वर्ष में तैयार होने वाली फसल हो, तो एक जनरेशन एक साल में, दूसरी जनरेशन दूसरे साल में, तीसरी जनरेशन अगर हमको 10 जनरेशन तक जाना तो 10 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। जबकि मटर कितने दिन में तैयार होने वाली फसल है? मात्र 70 दिन में तैयार होने वाली फसल है। यानी 2 महीने में एक जनरेशन आपके पास नॉलेज हो गया। यानी एक साल में आप कितनी जनरेशन पढ़ सकते हो? 5 से 6 जनरेशन आप एक साल में पढ़ सकते हो। ठीक है, तो कम ड्यूरेशन में तैयार होने वाली फसल है, ये फायदा था इसमें। ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन में तैयार होने वाली फसल थी, इसलिए आप तेजी से उसके विषय में जानकारी इकट्ठा कर सकते हो, उसके पूर्वजों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर बात करें, शॉर्ट लाइफ साइकिल है, मैंने कहा शॉर्ट लाइफ साइकिल है, 17 दिन में तैयार हो जाता है। मैनी जनरेशन आप रैपिडली ले सकते हो लगातार। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ठीक है, अच्छा, इसमें फर्टाइल ऑफस्प्रिंग की, यानी जैसे जब संतति आप पैदा करते हो, संतति पैदा करते हो तो डेथ कम होती है संततियों की। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ज्यादा से ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। यानी हाइब्रिड जो है हमारा, प्योर स्ट्रेन एक तो मिलेगी ट्रू ब्रीडिंग में, और ज्यादातर फर्टाइल हमको देखने को मिल जाती है। मटर के दाने भी बड़े आकार के होते हैं। ठीक है, तो इनमें जर्मिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, मटर का दाना बड़ा है तो जर्मिनेशन में प्रॉब्लम नहीं आती है, अलग करना आसान रहता है। ये सारी चीजें जो है हमको फायदे यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं मटर का पौधा चुनने के। इसके अलावा अगली अगर बात करें, प्रेजेंस ऑफ वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज में अगर आपको किसी भी चीज की ब्रीडिंग पढ़नी है तो उसमें क्या, विभिन्नताएं होना। अब मटर हमारा एक ऐसा पौधा मिल गया जिसमें बहुत सारी वेरिएशन थी। मटर में क्या थी? वेरिएशन थी। अब आप पूछोगे वेरिएशन क्या होती है, तो मैंने पहली क्लास में आपको बताया है, वेरिएशन का मतलब होता है विभिन्नता। ठीक है, एक जैसा ना हो गए, अलग अलग। जैसे मटर में मैं आपको बताऊं तो मटर में बहुत सारी विभिन्नताएं, हमने बताया ना 7 कैरेक्टर्स हमने लिए थे, इसमें 7 लक्षण जैसे मिलेंगे तभी तो ले पाएंगे। 7 लक्षण में, यानी जैसे पहला हमने बीज का रंग लिया, तो बीज का रंग 2 तरीके का होगा तभी तो आप कंपेयर करवा पाओगे। तो एक हरा रंग का बीज मिला, एक पीले रंग का मटर मिला। ठीक है, इसके बाद दूसरा मैंने फूल के रंग की बात की, फूल का रंग, तो इसमें 2 तरीके के फ्लावर कलर भी मिले, एक पर्पल मिला और एक हमारा जो है व्हाइट मिला। ठीक है, पर्पल मिला, व्हाइट मिला। इसके बाद तीसरा भी हमारा साइज एक मिल गया कि मटर एक बौना पौधा है, एक छोटा पौधा। इसके अलावा चौथा हमारा, एक कैरेक्टर सभी डिटेल में सारे देंगे, चौथा हमारा मिल गया कि जो फ्लावरिंग एक्सिस है वो एक टॉप पर खिल रही थी और एक बीच में खिल रही थी। तो बहुत सारे ऐसे हमको अंतर वेरिएशंस देखने को मिल गए और इसीलिए मटर का पौधा बहुत ज्यादा सक्सेस रहा प्रेजेंस ऑफ वेरिएशन के कारण। जैसे मैंने बता दिया कि हाँ देखो, एक एग्जाम्पल यहाँ मैंने दिया है हाइट का, टाल और ड्वार्फ। सीड शेप का, हाँ, दूसरा दाना झुर्रीदार या गोल हो सकता है, दाना झुर्रीदार या गोल हो सकता है, दाना हरा या पीला हो सकता है। ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस हमको देखने को मिले, तभी तो आप कंपेयर करवा पाओगे। जब तक वेरिएशन नहीं होती तब तक आप कैरेक्टर्स को चूज नहीं कर पाते। इन अवेलेबल वेराइटीज सेवरल कैरेक्टर्स हैव 2 कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स व्हिच आर इजीली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर। 2 अलग अलग ट्रेड्स थे जिनको अलग करना आसान था। ईच क्लासिफिकेशन ऑफ F2 एंड F3 प्रोजनी आर वेरियस क्रॉस इनटू क्लियर कट क्लासेस। ठीक है, जब इतनी ज्यादा वेरिएशन थी और आप आसानी से अलग कर सकते थे। ऐसा नहीं था कि एक हल्का पीला है, एक गाढ़ा पीला है, ऐसा नहीं था। एक हरा है, एक पीला है, आप आसानी से देख के पहचान कर सकते हो। तो चीजों को अलग करना, संख्या निकालना, रेशियो निकालना आपके लिए आसान हो गया, इसीलिए ये हमारे लिए मटर का पौधा बेहतर रहा। ठीक है, मेंडल सक्सेस वाज बेस्ड ऑन द फैक्ट ही कंसाइडर्ड अ सिंगल कैरेक्टर एट वन टाइम। और मेंडल के सक्सेस होने का अगला रीजन क्या था? मेंडल के सक्सेस होने का पहला रीजन तो ये हो गया कि उसने मटर को चुना। दूसरा रीजन क्या था? उसने एक टाइम पर एक ही कैरेक्टर को या कुछ कैरेक्टर्स को, 1 या 2 कैरेक्टर्स को उसने एक साथ में स्टडी किया। एक साथ में सारे कैरेक्टर्स को लेकर, 7 कैरेक्टर को लेकर अगर स्टडी करता तो सारा मटिया पलीत हो जाता। लेकिन उसने एक बार में 1 कैरेक्टर या 2 कैरेक्टर्स को लेकर ही अध्ययन किया, इसलिए उसका अध्ययन आसान बना रहा, सरल बना रहा। ठीक है, मेंडल चूजेस 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑन हिज हिस्ट्री। 7 जोड़ी उसने लक्षण दिए थे, मैंने बता ही दिया था। इन ऑल द अबव क्रॉसेस ही ऑब्टेन्ड डेफिनिट रेशियो 3:1 इन F2 जनरेशन। जब सिंगल क्रॉस हाइब्रिड बनाया तो 3:1 का F2 जनरेशन में रेशियो बनेगा। ये मैं अभी जब आपको क्लासेस पढ़ाऊंगा तो डिटेल में आपको समझाऊंगा 3:1 कैसे बना। ठीक है, अच्छा, द डिटरमाइनिंग एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच कॉल्ड फैक्टर। अच्छा, मेंडल, मैंने मेंडल के विषय में बताया। मेंडल की बात जब मैं कर रहा हूं तो मेंडल खोज अपनी कब कर रहे हैं? 1966 में, सॉरी 1866 में मेंडल अपनी खोज कब कर रहे हैं? 1866 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर दी थी। ठीक है, अच्छा, जीन शब्द कब आया है? जीन शब्द जिसे दिया था जॉनसन ने। ठीक है, जीन शब्द किसने दिया है? जॉनसन ने दिया है। ये कब आया था सामने? ये आया था 1903 में।
तो जो ये जीन शब्द था, मेंडल इसको जीन तो कहते नहीं थे क्योंकि जीन शब्द 1903 में आया है। मेंडल इसे क्या कह के पुकारते थे? मेंडल इसे कहते थे फैक्टर। ठीक है, जो मेंडल ने फैक्टर कहा वही बाद में जॉनसन ने उसका नाम बदलकर जीन रख दिया और जीन 1903 में जॉनसन के द्वारा दिया गया नाम है। ठीक है, मेंडल जो रिस्पॉन्सिबल मानते थे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लक्षणों के जाने का, उसे कहते थे फैक्टर। ठीक है, यानी मेंडल के लिए जीन क्या था? फैक्टर था, क्योंकि जीन का नाम तब तक रखा नहीं गया था। Since the recessive character was not seen in F1 generation but the reappeared in F2 generation, Mendel could not predict the result of expired F3 generation। अच्छा, अभी मैं डिटेल में समझाऊंगा जो मैंने यहाँ पर लिखा, फिर एक एक पॉइंट को डिटेल में फिर से बताऊंगा आपको। तो मेंडल ने जो कैरेक्टर्स लिए थे मैं बता देता हूँ। प्लांट की हाइट मेंडल ने ली। प्लांट की हाइट में उन्होंने लिया भाई साहब की, देखो एक टाल लंबा होगा, एक बौना होगा। सीड का टेक्सचर इन्होंने लिया, एक राउंड होगा, एक रिंकल्ड होगा यानी गोल होगा, झुर्रीदार होगा। सीड कलर की बात करूं तो येलो और ग्रीन मैंने बताया। फ्लावर कलर की अगर बात करूं तो वायलेट और येलो बताया। पॉड कलर की अगर मैं बात करूं तो ग्रीन एंड येलो बताया। सीड शेप की बात करूं तो इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड बताया। पोजीशन ऑफ फ्लावर की बात करूं तो एक्सियल या टर्मिनल हो सकता है। 7 तरीके का कैरेक्टर और 7 में डोमिनेंट और रिसेसिव तरीके के ट्रेड्स आपको नजर आए। ठीक है, अच्छा, इसके पीछे जो आपको ये लिखा हुआ नजर आ रहा है, जो आप देखते हो, देखो किसी के पीछे लिखा है 4, किसी के पीछे 7, किसी के पीछे 1, किसी के पीछे 5। ठीक है, तो मेंडल ने क्या किया था? टोटल 7 कैरेक्टर लिए थे जिसमें उन्होंने कितने? 4 जीन की बात की थी, 4 फैक्टर्स की बात की थी। 4 फैक्टर में फैक्टर नंबर 1, फैक्टर नंबर 4, फैक्टर नंबर 5 और फैक्टर नंबर 7, ये 4 फैक्टर थे। अगर देखा जाए एक पर, तो एक पर कौन कौन से लक्षण थे? फ्लावर कलर एक पर था और सीड कलर एक पर था। फ्लावर कलर और सीड कलर क्या था? पहले नंबर पे, यानी पहले नंबर पे इन्होंने क्या बताया? फ्लावर कलर और सीड कलर, ये 2 हमारे क्या थे? पहले नंबर पे थे। इसके बाद 4 नंबर जीन पर जो है इन्होंने देखा, प्लांट की हाइट 4 नंबर जीन पर इन्होंने रखी, प्लांट की हाइट, और उसके बाद पॉड का शेप और पोजीशन ऑफ फ्लावर, 4 चीजें। ठीक है, प्लांट की हाइट, पॉड का शेप और ऐसे मतलब समझ जाना आप, 4 चीजें जो है इन्होंने, मतलब 3 चीजें इन्होंने जीन 4 पर ली। पॉड का कलर नंबर 5 पर लिया और सीड टेक्सचर इन्होंने नंबर 7, क्रोमोसोम नंबर 7 पर लिया। ठीक है, 4 क्रोमोसोम्स इन्होंने देखे। 4 क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 4, क्रोमोसोम नंबर 5, क्रोमोसोम नंबर 7, और इन 4 क्रोमोसोम्स पर 7 कैरेक्टर्स को इन्होंने रखा। ठीक है, पूछा जाता है आपसे टोटल कितने, पूछा जाता है टोटल कितने क्रोमोसोम, पूछा जाता है कितने क्रोमोसोम, मतलब गुणसूत्र। कितने क्रोमोसोम? आपको बताना होगा 4 क्रोमोसोम। कौन कौन से 4? 1, 4, 5, 7। ठीक है, 4 क्रोमोसोम इन्होंने लिए। कितने लक्षण लिए थे? 7 लक्षण लिए थे। ठीक है, 1 पर इन्होंने 2 लक्षण लिए, क्रोमोसोम 1 पर 2 लक्षण, क्रोमोसोम 4 पर 3 लक्षण, 3 2 5 हो गए, 1 6 और 1 7। ठीक है, 2 3 5 1 6 1 7, 7 लक्षण लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। क्रोमोसोम नंबर 1 पर 2 लक्षण, क्रोमोसोम नंबर 4 पर 3 लक्षण, 5 और 7 पर 1 1 लक्षण। ठीक है, चलो यहाँ आपको सामने नजर आ जाएगा पॉड कलर, जैसा मैंने बताया था, सारे के सारी चीजें नजर आ रही हैं जो 7 के 7 कलर थे और 7 के 7 पोजीशन थी, और कैरेक्टर 7 के 7 आपको नजर आ जाएंगे। मेंडल के सक्सेस होने का रीजन क्या था? मैंने आपको बता दिया। देखो, पहला तो यही था कि मटर को उसने यूज किया, दूसरा उसने एक टाइम पर एक कैरेक्टर को लिया, इसके अलावा उसने जो है वेल डिफाइंड और सिंपल कैरेक्टर्स को लिया, बहुत ज्यादा, मतलब मटर में ऐसा था कि आसानी से अलग किया जा सकता था उनको, और क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस पर ध्यान दिया इसने। 7 कैरेक्टर जो उन्होंने लिए थे क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस पर बेस्ड थे। अब क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस क्या होता है? यानी एक जीन एक लक्षण को ही दर्शा रहा है, तो ये क्वालिटेटिव हो गया। इसको मैं डिटेल में, एक क्लास पूरी होगी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कैरेक्टर की, वहां और गहराई में बताऊंगा। इसके अलावा इन्होंने मैथमेटिक्स का यूज किया, बेहतरीन तरीके से अपना डाटा रखा, लंबे समय तक पुश्तों तक का इनको ज्ञान था कि अच्छा इसकी 8वीं पीढ़ी जो पहले हुई थी या 10वीं पीढ़ी जो पहले हुई थी उसका रिजल्ट क्या आया था। ऐसे मैथमेटिकल डाटा रखने की वजह से एनालिसिस इनकी अच्छी बन पाई। पिडिग्री रिकॉर्ड इन्होंने रखे, संततियों के रिकॉर्ड रखे, जिससे इन्होंने मेंडल के नियम सक्सेस हो पाए। अब मैं बात करूं मेंडल के नियमों की। ठीक है, मेंडल के नियमों की अगर मैं बात करूं तो मेंडल के टोटल जो नियम कहे जाते हैं, अब मैं जरा मेंडल के नियमों पर चर्चा कर लूं। कुल जो मेंडल के नियम कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं 3 नियम मेंडल ने दिए थे।
ऐसा माना जाता है, ठीक है। लेकिन हम बेसिकली अगर बड़ी किताबें पढ़ते हो, आप ग्रेजुएशन के बाद वाली किताबें, अगर इंटर तक आपने पढ़ा होगा तो 3 नियम पढ़े होंगे, लेकिन उसके बाद जब बड़े लेवल की किताबें आप पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो मेंडल के 2 नियम, ठीक है, सिर्फ 2 नियम। क्यों 2 नियम पढ़ते हो? क्योंकि पहला और दूसरा नियम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, तो उसको हम एक नियम मानते हैं, ठीक है। 3 नियम में अगर देखा जाए तो पहला मेंडल ने जो नियम बताया वो कहा था लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या कहा था मेंडल ने? लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसे कहते हैं प्रभाविता का नियम, ठीक है। दूसरा का नियम जो मेंडल ने बताया उसे बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और तीसरा नियम जो मेंडल ने बताया था उसे कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। 3 नियम मेंडल ने दिए थे। अब इसमें पहला और दूसरा जो नियम है ये एक ही नियम काउंट किया जाता है, इसलिए हम 2 नियम भी कह सकते हैं, ठीक है। कहीं भी आपको 2 लिखा दिख जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूं। अच्छा, आप जरा समझो बच्चा, पहला नियम था क्या जिसे आप कहते हो लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। पहले नियम पे बात करें हम लोग। मेंडल का पहला नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसे कहते हैं डोमिनेंस मतलब प्रभाविता का नियम, ठीक है। क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम। मेंडल ने कहा कि जब हम एक डोमिनेंट, मान लो ये डोमिनेंट कैपिटल टी, हमेशा कहा था मैंने डोमिनेंट को कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। कैपिटल टी है, ये मान लो एक टाल मटर का पौधा है, टाल मतलब लंबा मटर का पौधा है, ठीक है, जो कि डोमिनेंट है। इसका अगर हम क्रॉस करवा दें किसी बौने पौधे से, हमने कहा था बौने को हम स्मॉल लेटर से व्यक्त करते हैं, इसे कहेंगे ड्वार्फ। कैसा लक्षण है? बौना लक्षण है, बौना पौधा है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि F1 जनरेशन में हम देखेंगे, F1 जनरेशन में हम जब देखेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, ये तो क्लियर है। एक कैपिटल टी यहाँ से लेंगे और एक स्मॉल टी यहाँ से लेंगे हमेशा ही, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, सारे के सारे कैपिटल टी स्मॉल टी ही बनेंगे F1 जनरेशन में, ठीक है। अब ये देखने में कैसा होगा? क्या मैंने कहा? देखने में कैसा होगा? हमेशा कैसा दिखेगा? टॉल दिखेगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था जो डोमिनेंट होगा, जो प्रभावी होगा, वो कहीं भी, यानी कहीं भी अगर एक भी कैपिटल टी लिखा नजर आ जाए, इसका मतलब वो प्लांट हमको कैसा नजर आएगा? टॉल नजर आएगा। स्मॉल टी के प्रभाव को वो दबा देता है, इसीलिए इस लक्षण को कहते हैं अप्रभावी लक्षण, इसीलिए इसे कहते हैं रेसेसिव। रेसेसिव का मतलब होता है अप्रभावी, रेसेसिव है। और जबकि ये लक्षण जो हमारा है कैपिटल टी का टॉल वाला लक्षण है, ये कैसा है? ये है डोमिनेंट। तो डोमिनेंट होगा, वो हमेशा अपना प्रभाव दिखाएगा। तो प्लांट F1 जनरेशन में हमेशा कैसा दिखेगा? टाल दिखेगा। इसी नियम को कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। यानी जब पेरेंट्स का, एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव पेरेंट का क्रॉस होता है, तो F1 जनरेशन में डोमिनेंट अपनी प्रभाविता को पूरे तरीके से स्थापित कर लेता है। इसीलिए आप पूरा जब खेत देखोगे तो सारे के सारे प्लांट जो नजर आएंगे, आपको आंखों से अगर देखोगे तो सारे प्लांट कैसे नजर आएंगे? टॉल नजर आएंगे। लेकिन उनके जीन में आप देख रहे हो, जीन में एक स्मॉल टी भी घुसा हुआ है, जीन में स्मॉल टी घुसा हुआ है, लेकिन फिर भी वो सारे के सारे लंबे ही नजर आ रहे हैं। कहीं भी कोई भी एक भी बौना पौधा नजर नहीं आएगा। F1 जनरेशन में ये आपको देखने को मिलेगा। इसे कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसी के आगे का नियम है। मैंने कहा इसी के आगे का, यानी जो हमने F1 जनरेशन में पाया है, इसकी हम करवा देंगे सेल्फिंग। अब आप कहोगे ये सेल्फिंग क्या है? सेल्फिंग का मतलब है इसी का, जो F1 जनरेशन में आया है, इसी का इसी के साथ क्रॉस करवाना। जैसे आपने पहली पीढ़ी में आपने खेत में क्या किया? कुछ लंबे पौधे लिए कैपिटल टी जीन वाले, कुछ बौने पौधे लिए स्मॉल टी जीन वाले। आपने दोनों को मिलाकर साथ में बोया, एक दूसरे का पॉलिनेशन करवाया। लेकिन आपने देखा जो उनसे बच्चे पैदा हुए, यानी उनसे जो नए पौधे बने, वो सारे के सारे देखने में लंबे थे, ठीक है। अब जो देखने में लंबे हैं लेकिन F1 पीढ़ी के हैं, जो देखने में लंबे हैं और F1 पीढ़ी के हैं, उनको एक साथ में, यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी का, कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले से हम क्या करवाएंगे? क्रॉस करवाएंगे। यानी F1 पीढ़ी के दोनों जनरेशन का क्रॉस करवा देंगे आपस में, तो क्या देखने को मिलेगा? समझो जरा। देखो, क्रॉस करवाया जाता है ऐसे, पहले का पहले से पहले हम ले लेंगे, फर्स्ट का फर्स्ट से, तो दोनों कैपिटल टी हैं तो क्या बन जाएगा? कैपिटल टी। फिर पहले का दूसरे से, तो पहला कैपिटल टी है, दूसरा क्या है? स्मॉल टी है। फिर देखो दूसरे का पहले से, तो स्मॉल टी है और कैपिटल टी है। फिर दूसरे का दूसरे से, यानी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है, यही देखने को मिलेगा। तो ये हमारा, देखो ये हमारा
एक कैपिटल टी है, एक हमारा ये स्मॉल टी है, दो हमारे ये स्मॉल टी और कैपिटल टी है, यानी एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। आगे पीछे लिखा होने से कोई मतलब नहीं, जीन में एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी आ रहा है, मतलब सेम चीज है, ठीक है। अच्छा, इसकी अगर बात करें, अच्छा ये हमको देखने में कैसा दिखेगा, तो ये तो प्योर टाल दिख ही रहा है, ये दोनों भी, एक भी मैंने कहा था कैपिटल टी आ जाएगा, तो यहाँ देखो एक कैपिटल टी नजर आ रहा है यानी टॉल दिखेगा, डोमिनेंस दिखेगा, ये कैपिटल टी आ रहा है ये भी डोमिनेंस दिखेगा यानी ये भी टाल दिखेगा, और इसमें एक भी कैपिटल टी नहीं है तो ये हमको अकेला क्या दिखेगा, बौना पौधा नजर आएगा, ड्वार्फ नजर आएगा। अब यहां पर आपसे पूछता है फिनोटिपिक रेशियो, क्या पूछता है, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो क्या पूछता है, आपसे कहता है कि बताओ भाई साहब यहां पर फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा। फिनोटाइप वो होता है जो आंखों से नजर आता है, और जीनोटाइप वो होता है जो आंखों से नजर नहीं आता है, ठीक है। फिनोटाइप वो होता है जो आंखों से नजर आता है, जीनोटाइप वो होता है जो आंखों से नजर नहीं आता है। तो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो देखो भाई साहब, आप देखने में हमको ये पौधा कैसा दिखेगा, ये टॉल दिखेगा, ये भी टॉल दिखेगा, ये भी टॉल दिखेगा, यानी ये तीन हमको कैसे नजर आ रहे हैं, तीन हमको नजर आ रहे लंबे और एक नजर आ रहा है देखने में बौना। यानी अगर फिनोटिपिक रेशियो आपसे पूछेगा तो आप क्या बताओगे, तो फिनोटिपिक रेशियो हो जाएगा 3:1, तीन पौधे लंबे एक पौधा बौना। फिनोटिपिक रेशियो F2 में क्या देखने को मिला हमको, इसे F2 कहेंगे ना, F1 का क्रॉस करवाया है तो इस जनरेशन को कहेंगे F2 जनरेशन, ये जनरेशन जो बनी है ये F2 जनरेशन है, ठीक है। अच्छा, तो मैंने कहा तीन पौधे लंबे दिखेंगे, तीन पौधे बौने दिखेंगे, लेकिन जीनोटाइप कैसा है, देखो एक तो पहला जीनोटाइप जो शुद्ध लंबा है, ठीक है, दो हमारे ऐसे जो हाइब्रिड हैं यानी एक लंबा और एक बौना वाले, और एक हमारा ऐसा जिसमें दोनों बौने हैं, यानी यहां पर जीनोटिपिक रेशियो क्या बन रहा है, एक लंबा यानी 1, एक लंबा है इसका मतलब 1, दो हमारे ऐसे मिले जो एक जिसमें एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, और एक हमारा ऐसा मिला जिसमें दोनों स्मॉल टी है, जीनोटिपिक रेशियो क्या नजर आएगा, 1:2:1 का जीनोटिपिक रेशियो नजर आएगा। यहां आपको समझ में आ गया होगा, देखो जरा ध्यान से, मैंने बताया कि भाई साहब समझो जरा, यहां कैपिटल टी है और एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है और दोनों स्मॉल टी है यानी 1, और ये हमारे दोनों एक जैसे यानी 2, और ये हमारा 1, यानी 1:1 का रेशियो बनेगा जीनोटिपिक। आपसे अच्छा, इस पूरे नियम को कहा क्या जाता है, इस नियम को कहा जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या इसे कहा जाता है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। जो नियम मैंने अभी आपको समझाया, इस नियम को कहते क्या है जरा समझो, इस नियम को कहते हैं बच्चा, इस नियम को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, या इसी नियम को हम कह सकते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। क्या कहते हैं, प्योरिटी ऑफ गैमीट। क्यों कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम, हिंदी में होता है पृथक्करण का नियम। क्यों कहते हैं, देखो भाई साहब, जब F1 जनरेशन में जो हम पेरेंट्स लेके चले थे, क्या पेरेंट्स लेके चले थे, ये कैपिटल टी और कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये पेरेंट्स लेकर चले थे। F2 जनरेशन, F1 जनरेशन में ये गायब हो गए पूरे तरीके से, F1 जनरेशन में आप देखो ये गायब हो गए पूरे तरीके से, कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, लेकिन F2 जनरेशन में फिर से हमको ये वाला, ये पेरेंट हमको लेके चले थे ना हम, कैपिटल टी, और ये लेके चले थे स्मॉल टी, ये पेरेंट्स हमको वापस आकर मिल गए, सेग्रीगेट हो गए, पृथक हो गए, फिर से पृथक हो गए, इसीलिए हम इसको नियम को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और जो गैमीट हम पेरेंट में लेकर चले थे वो प्योर गैमीट हमको फिर से वापस मिल गए, इसीलिए बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्यों कहा जाता है, मैंने दोनों चीजें आपको बता दी। और F2 जनरेशन का रेशियो क्या बनता है मैंने बता दिया, फिनोटिपिक रेशियो में तीन लंबे दिखेंगे एक बौना दिखेगा, जीनोटाइप में एक हमको दिखेगा ऐसा जिसमें होगा, एक दिखेगा कैपिटल टी और दो दिखेंगे हमको कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक दिखेगा हमको स्मॉल टी, ठीक है। तो 1:1 का रेशियो बन जाएगा जीनोटाइप का, ठीक है। ये हमारा है मेंडल का पहला नियम, ठीक है, मेंडल का पहला नियम। जरा समझ लो, अब जो इन्होंने कहानी में लिखा है सब मैं समझा देता हूं, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। पहला इन्होंने कहा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय कंसाइडर्ड मोनोहाइब्रिड रेशियो। मैंने कहा मोनोहाइब्रिड शब्द, मैंने जब टर्मिनोलॉजी बताई थी तो मैंने कहा था मोनोहाइब्रिड का सीधा मतलब क्या है, जब आप एक लक्षण को लेकर क्रॉस करवा रहे हो। एक लक्षण मैंने कहा था एक लक्षण,
और मैंने यहां पर कितने लक्षण लिए? एक लक्षण। कौन सा लक्षण लिया था मैंने? सिर्फ लंबाई का लक्षण लिया, यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात हो रही। तब आपसे चाहे पूछे मेंडल के पहले नियम में क्या रेशियो होगा, चाहे आपसे पूछे मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब करवाएंगे तो क्या रेशियो होगा, या आपसे पूछे लाभ सेग्रीगेशन में क्या रेशियो होगा, हमेशा आपको बताना फिनोटाइप में 3:1, जीनोटाइप में 1:1। ठीक है। अच्छा, यानी एक कैरेक्टर को एक साथ में हमने लिया। फॉर एग्जाम्पल इन पी सीड शेप की हम बात करें, अगर रिंकल्ड और शेप उसकी बात करें, तो फिनोटाइपिक रेशियो हमको क्या देखने को मिलेगा? 3:1 का देखने को मिलेगा। जबकि जीनोटाइप हमको क्या देखने को मिलेगा? 1:1 का देखने को मिलेगा हमेशा। ठीक है, हमेशा हमको ये देखने को मिलेगा। ये हमारा मेंडल का पहला नियम था। आई होप आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और आपको ये पढ़ने में मजा भी आया होगा। ठीक है, चलो कमेंट सेशन में आप लोग बता देना, जहां दिक्कत होगी आप बता देना, मैं आपकी हर समस्या का समाधान करूंगा जहां तक हो सकेगा। ठीक है, सारी समस्याओं का आपकी समाधान करना हमारी जिम्मेदारी है, आप एकदम निश्चिंत हो जाएं। जहां पर जेनेटिक्स ब्रीडिंग में आपको समस्या आएगी, हर समस्या का समाधान मेरे पास है। ठीक है, चलो आगे बढ़े हम लोग। समझो जरा, दूसरा नियम बहुत टफ है, जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्यों कहते हैं हम टफ है ये? हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या बोलते हैं? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। समझो जरा बच्चा, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है क्या? रेशियो मैंने यहां लिख दिया है 9331, 1:1, 2:4, 1:1। ठीक है बेटा, समझना आपको पड़ेगा चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से। देखो, जो मेंडल का तीसरा या दूसरा, जो भी आप कहते हो इसको, जो मेंडल का तीसरा नियम है, इसे आप कहते हो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये आधारित है डाई हाइब्रिड क्रॉस पर। पहला नियम किस पे था? मोनोहाइब्रिड पर। यह है डाई हाइब्रिड क्रॉस पर। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है? इसमें हम दो लक्षण लेंगे एक साथ, दो लक्षण लेंगे एक साथ। ठीक है, जैसे मैं बात कर लूं लक्षण में, जो दाना है, जो मटर का दाना है, मेंडल ने जो मटर के दाने पे किया उसी को मैं बताता हूँ। मटर का दाना, इसके दो लक्षण हमने ले लिए। एक तो इसका ले लिया रंग और दूसरा ले लिया आकार। ठीक है, तो दो तरीके के रंग मटर के दाने में आपको देखने को मिलते हैं। एक तो देखने को मिलता है पीला और दूसरा देखने को मिलता है हरा। आकार देखने को मिलता है, एक का देखने को मिलता है राउंड यानी गोल, और एक मिलता है झुर्रीदार, जिसे बोलते हैं रिंकल्ड। क्या बोलते हैं? रिंकल्ड। मटर में हमने कहा दो लक्षण लेके चलेंगे, मटर के दाने का रंग और मटर के दाने का आकार। मैंने कहा पीला और हरा दो तरीके का हमने कहा रंग है, आकार में गोल और झुर्रीदार हमने कहा आकार है। यहाँ मैंने आपको बताया था, जब मेंडल के नियम में आपको बता रहा था तो मैंने यहाँ आपको दिखाया था डोमिनेंट कैरेक्टर्स में मैंने आपको बताया है। जरा देखो, मटर के दाने के रंग में पीला हमारा क्या है? डोमिनेंट है। मटर के दाने के रंग में पीला डोमिनेंट है। और आकार की अगर बात करूं तो यहाँ पर राउंड जो है वो क्या है? सी टेक्सचर में राउंड जो है वो क्या है? डोमिनेंट है। ठीक है, दो चीजें मैंने यहां आपको बताई। देखो जरा, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं समझो जरा। फिर मैंने बताया, और मैंने पहली बात एक बताई थी, क्या बताई थी? कि जो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है वो क्या होता है? डोमिनेंट होता है। समझो बच्चा जरा, आप तुम, हम समझाते हैं आपको एक चीज। हाँ, मैंने कहा कि मैं बात कर रहा हूं जब येलो, जब मैं बात कर रहा हूं येलो की, तो येलो को मैं प्रदर्शित करूंगा कैपिटल वाई से। ठीक है, येलो को मैं प्रदर्शित करूंगा कैपिटल वाई से। जबकि ग्रीन जो हमारा होगा, ग्रीन रंग का, अब चूंकि मैंने कहा रेसेसिव है तो स्मॉल लेटर से, तो स्मॉल वाई से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर रखेंगे, वाई से ही जो डोमिनेंट होगा उसी का अक्षर मानेंगे हम लोग। ठीक है, ये नहीं कि ग्रीन को हम जी से प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो येलो हमारा डोमिनेंट है तो कैपिटल वाई हो गया, ग्रीन हमारा रेसेसिव है तो स्मॉल वाई हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं शेप की, तो मैंने कहा था राउंड जो है वो कैसा होगा? डोमिनेंट होगा, तो यानी कैपिटल आर हो गया हमारा राउंड। जबकि रिंकल्ड यानी झुर्रीदार, रिंकल्ड जो हमारा हो गया ये कैसा हो जाएगा? स्मॉल आर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? तो मैं दो डोमिनेंट कैरेक्टर को एक साथ पहले ले लेता हूं।
जब मुझे क्रॉस करवाना है तो मैंने एक प्योर में लूंगा ना, प्योर लक्षण, यानी मैंने कहा कि कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई एक पौधा है, यानी ये देखने में हमको कैसा दिख रहा है, राउंड राउंड दिख रहा है और येलो दिख रहा है, राउंड येलो दिख रहा है। इसका क्रॉस करवाएंगे हम स्मॉल आर स्मॉल वाई से, ये देखने में कैसा दिखेगा, रिंकल्ड एंड ग्रीन, देखने में ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये पूरा डोमिनेंट प्लांट है, ये रेसेसिव प्लांट है। जब क्रॉस करवाएंगे तो F1 में हमको एक कैपिटल आर दिखेगा, एक स्मॉल आर दिखेगा, एक कैपिटल वाई दिखेगा, एक स्मॉल वाई दिखेगा। सारे पौधे ऐसे नजर आएंगे हमको F1 जनरेशन में। ठीक है, F1 जनरेशन में सारे पौधे ऐसे नजर आएंगे। ठीक है, अच्छा, सारे पौधे ऐसे नजर आएंगे जब, तो देखने में ये हमको कैसा दिखेगा, डोमिनेंट जैसा ही दिखेगा, यानी पहली जनरेशन में सारे पौधे राउंड येलो नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि एक भी अगर कैपिटल आर आ गया तो राउंड दिखेगा, एक भी कैपिटल वाई आ गया तो येलो दिखेगा। तो हमेशा एक ऐसा दिख रहा है, F1 जनरेशन पूरी राउंड येलो दिख रही है, लेकिन उनके जीन में स्मॉल आर और स्मॉल वाई छुपा हुआ है। ठीक है, F2 इसके बाद हम बात करें F2 जनरेशन, यानी इसकी जब हम करवा दें सेल्फिंग। ठीक है, क्या करवा देंगे, सेल्फिंग करवा देंगे। जरा समझो क्या करवा देंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई का क्रॉस करवाएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई से। ठीक है, अब अगर मुझे पीढ़ी बनानी है तो मुझे एक बैटसन पुनेट चार्ट होता है, उस तरीके से अगर मैं बताऊंगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। नहीं तो अगर मैं ऐसे क्रॉस करवाऊंगा, क्योंकि ये डबल हाइब्रिड क्रॉस है, आपकी समझ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, समझो जरा। पुनेट के चार्ट में अगर मैं बात करूं तो पुनेट के चार्ट में कुछ होता नहीं है। क्या होता है जरा मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूं, कि जगह ज्यादा चाहिए नेक्स्ट पेज पर, और कलर येलो रखकर बताता हूं, समझो जरा। मैं कहूंगा, जो मैं कहूंगा साथ में बोलना, तब जब बना रहे हो तो साथ में बोलना, बड़ा बड़ा, बड़ा छोटा, छोटा बड़ा, छोटा छोटा। ठीक है, सेम में बात, लाइंस मुझसे सीधी नहीं खिंचती यार। हाँ, कुछ हद तक खिंच गई है, चलो। सेम में बात इधर बोलूंगा, क्या बोलूंगा, बड़ा बड़ा। दूसरी बात बोलूंगा क्या, बड़ा छोटा, फिर छोटा बड़ा, फिर छोटा छोटा। ठीक है, बात समझ में आई। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आप क्या ध्यान रखोगे हमेशा, कि जिस शब्द को, यानी अगर वाई आगे रख रहे तो हम सब में वाई आगे रखना, आर आगे रख रहे तो सब में आर ही आगे रखना, ये बस ध्यान रखना। बड़ा बड़ा, और बोलना क्या है, बड़ा बड़ा, बड़ा छोटा, छोटा बड़ा, छोटा छोटा। ये आपने बोल लिया तो आपका बैटसन पुनेट स्क्वायर आप हमेशा बनाने के लिए तैयार रहोगे। ठीक है, अच्छा, ये हमेशा जो मेंस वगैरह वाले एग्जाम आप दोगे, सीनियर टीए वगैरह का एग्जाम आता रहता है, कहीं पर भी आप एग्जाम दे रहे हो जहां पर आपको लिखने का एग्जाम देना होगा, वहां पर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, समझो जरा बच्चा। अब मैं जरा बात कर रहा हूं, तो मैं खुद थोड़ा साइड हो जाऊं क्या, इससे ये जो मुझसे छुप रहा होगा ये भी थोड़ा सा दिख जाएगा आपको। ठीक है, इतने से आपका काम चल जाएगा। चलो ठीक है, अब समझो जरा, मैं बताऊं आपको। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं, इधर का एक लेना है, इधर का लेना है। इस कॉलम में क्या करना है, देखो यहाँ पर कैपिटल आर और कैपिटल आर है, और कैपिटल वाई है, इसका क्रॉस करवा लिया। अब इसका और इसका क्रॉस करवाना है, यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पर देखोगे अगर इसका और इसका करवाना है तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई क्रॉस करवाना सीखो इसका, और अब इसका क्रॉस करवाना है तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देखने को मिलता चला जाएगा ऐसे। देखो अब इसका और इसका देखो, कैपिटल आर है और कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई है। इसका और इसका देखोगे तो कैपिटल आर है, स्मॉल वाई, इसका और इसका देखोगे तो कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई है। इसका और इसका देखोगे तो कैपिटल आर है, स्मॉल वाई है। फिर देखोगे कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, कैपिटल वाई है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कोई कैपिटल नहीं है तो ये दोनों स्मॉल है, यहाँ समझो। हाँ,
स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पर सारे स्मॉल 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 आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब जरा देखो ध्यान से, ये चार्ट आपका बन के तैयार होगा F2 जनरेशन में जब आप डाइहाइब्रिड क्लास कर पाओगे, ठीक है। अब अगर आपको यहां पर पूछा जाए आपसे फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, आपसे क्या पूछा जा रहा है, फिनोटिपिक रेशियो देखने में, फिनोटिपिक रेशियो मैं पहला बात करूंगा फिनोटिपिक रेशियो, क्या बात करूंगा, फिनोटिपिक रेशियो। इसको समझाने से पहले इसका जरा मैं एक डुप्लीकेट बना लेता हूं, जिससे आपको दो चीजें समझानी रहेंगी, जीनोटिपिक भी समझाना रहेगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अच्छा समझो जरा, फिनोटाइपिक रेशियो की अगर मैं बात करूं जरा समझो, तो फिनोटाइप में मैंने कहा था जिसमें भी एक भी, देखो फिनोटाइप ऐसा होगा जिसमें एक भी कैपिटल आर आ जाएगा, एक भी कैपिटल आर आ जाएगा, ठीक है, वो हमेशा कैसा दिखेगा, हमेशा हमको राउंड दिखेगा। और एक भी कैपिटल वाई आ जाएगा, हमेशा देखने में राउंड येलो रहेगा, ठीक है, ये कैसा दिखेगा, राउंड येलो दिखेगा, एक भी अगर आ गया तो, ठीक है। अच्छा दूसरा अगर बात करूं, मान लो एक भी कैपिटल आर ना आए लेकिन कैपिटल वाई आ जाए, एक भी कैपिटल, तीन तरीके के लक्षण देखने को मिलेंगे। कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई हो सकता है, ठीक है, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, बड़ा 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 छोटा वाला वही लगा लो, ठीक है। लॉ में बताओ चार तरीके के लक्षण बनेंगे, फिनोटाइप में चार तरीके के लक्षण बनेंगे, कौन कौन से, देखो सिंपल सिंपल, बड़ा बड़ा, बड़ा बड़ा, बड़ा छोटा, छोटा बड़ा और छोटा छोटा, चार तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी। एक भी अगर कैपिटल आर आ जाए या एक भी कैपिटल वाई आ जाएगा तो हमेशा वो राउंड येलो दिखेगा, मैंने पहले बता दिया था। बता दो इसमें से आप क्रॉस करके मैं बताऊंगा आपको, एक भी अगर कैपिटल आर आ रहा है तो कलर चेंज कर लेता हूं जिससे आपके लिए आसान रहे। चलो ये ब्लू कलर दिखेगा, हाँ ठीक है दिख जाएगा। देखो यहाँ एक कैपिटल आर आ रहा है, एक कैपिटल वाई आ रहा है, यानी ये एक हो गया, ठीक है। जितने कैपिटल आर और कैपिटल वाई जिसमें आ रहा है एक भी, देखो इसमें भी आ रहा है कैपिटल आर एक कैपिटल वाई, इसमें भी आ रहा है कैपिटल आर एक कैपिटल वाई, इसमें भी आ रहा है कैपिटल आर एक कैपिटल वाई, ठीक है, इसमें भी आ रहा है कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसमें कोई भी कैपिटल आर और कैपिटल वाई नहीं आ रहा है, देखो वाई कैपिटल नहीं आ रहा है एक भी, इसमें भी आ रहा है, इसमें वाई कैपिटल नहीं आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें आर कैपिटल नहीं आ रहा है, इसमें भी आर कैपिटल नहीं आ रहा है, और इसमें आर और वाई कैपिटल दोनों आ रहा है, ठीक है। इसमें भी आप देखो तो नहीं आ रहा है वाई कैपिटल, इसमें आर कैपिटल नहीं, इसमें आर कैपिटल नहीं। आपको देखने में कितने मिले, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ऐसे मिले जिसमें एक भी कैपिटल आर या एक भी कैपिटल वाई आ रहा है। 9 हमको ऐसे मिल गए जिसमें एक भी कैपिटल आर या एक भी कैपिटल वाई आ रहा है, तो ये हमेशा कैसे नजर आएंगे हमको, ये हमेशा हमको राउंड येलो नजर आएंगे। कैसे नजर आएंगे, राउंड येलो नजर आएंगे। अब हमको देखना है कि आर तो कैपिटल हो लेकिन वाई एक भी कैपिटल ना हो, आर कैपिटल हो लेकिन वाई एक भी कैपिटल ना हो। जरा देखो ऐसे लक्षण देखो जिसमें आर कैपिटल हो वाई एक भी कैपिटल ना हो। देखो आर कैपिटल है वाई कैपिटल नहीं है इसमें, ठीक है, आर कैपिटल है वाई कैपिटल नहीं है। इसके बाद आर कैपिटल है वाई कैपिटल नहीं, इसमें भी आर कैपिटल है वाई कैपिटल नहीं, इसमें भी। तो ये हमको 1 2 और 3 ऐसे देखने को मिले जिसमें आर एक कैपिटल है लेकिन वाई एक भी कैपिटल नहीं है। इसका मतलब हमको ये 3 देखने को ऐसे मिल गए इसमें आर कैपिटल है तो ये हमेशा हमको राउंड दिखेगा, लेकिन वाई एक भी कैपिटल नहीं है तो हमको ये देखने में कैसा दिखेगा, रिंकल्ड दिखेगा। कैसा दिखेगा, रिंकल्ड दिखेगा, सॉरी राउंड ग्रीन दिखेगा, ग्रीन। राउंड तो दिखेगा लेकिन स्मॉल वाई है तो कैसा दिखेगा, ग्रीन दिखेगा, राउंड और ग्रीन नजर आएगा हमको ये। अच्छा अब आर जो तो कैपिटल एक भी ना हो वाई कैपिटल हो, लेकिन ऐसे वाले कैसे हैं देखो जरा, कलर में फिर चेंज कर लेता हूं जिससे आपको समझने में आसानी रहे। आर कैपिटल ना हो लेकिन वाई कैपिटल हो, देखो इसमें वाई कैपिटल है आर कैपिटल नहीं है, इसमें भी वाई कैपिटल है आर कैपिटल नहीं है, इसमें भी वाई कैपिटल है आर कैपिटल नहीं है। यानी 3 हमको देखने को ऐसे मिल गए, 3 हमको देखने को ऐसे मिल गए जिसमें आर कैपिटल नहीं है, यानी ये देखने में हमको रिंकल्ड नजर आएगा लेकिन येलो नजर आएगा, ठीक है, रिंकल्ड और येलो नजर आएगा। दोनों स्मॉल, सारे के सारे स्मॉल हो ऐसा हमको सिर्फ देखने को मिलता है एक में, यानी ये जो स्मॉल आर स्मॉल वाई सब स्मॉल हैं, ये हमको देखने को मिलता है एक। अब आपसे अगर पूछे फिनोटिपिक रेशियो तो आप आसानी से बना सकते हो। ये हमारा देखने में कैसा दिखेगा, रिंकल्ड दिखेगा और प्लस ग्रीन दिखेगा, रिंकल्ड और ग्रीन दिखेगा।
चार तरीके के पौधे नजर आएंगे। रेशियो हमारा रहेगा कि 9 पौधे अगर राउंड येलो हैं तो 3 राउंड ग्रीन रहेंगे, तो 3 रिंकल्ड ग्रीन येलो रहेंगे, एक हमारा रिंकल्ड ग्रीन रहेगा। ये 9331 का रेशियो हमेशा बनेगा। ये हमारा है क्या, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का फिनोटिपिक रेशियो, या जो हमने आपको पहले बताया था यहाँ पर जरा देखो, मैंने यही बताया है ना, रेशियो आपके सामने जो मैंने निकाल कर दिखाया वो क्या फिनोटिपिक रेशियो है, 9331, यही रेशियो है, 9331 यही रेशियो है। अब मैं अगर बात करूं आपसे जीनोटिपिक रेशियो की, जीनोटाइप की अगर मैं बात करूं आपसे, तो समझो जरा बच्चा, जीनोटाइप यानी जो हमको इसमें ग्राफ में नजर आ रहा है, तो कितने तरीके के लक्षण नजर आ रहे हैं ये मैं आपको समझाऊंगा। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कितने पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। पॉसिबिलिटीज सारी बना लो तो अपने आप ही चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे पहली पॉसिबिलिटी बन सकती है बड़ा बड़ा, यानी कैपिटल आर, या हो सकता है एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, या ऐसा हो सकता है कि स्मॉल आर दोनों ही हो। अब इनके साथ में 3 तरीके के वाई भी हो सकते हैं, एक तो दोनों कैपिटल वाई हो सकते हैं, एक तो एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई हो सकता है, या दोनों स्मॉल वाई हो सकते हैं। 3 इसके साथ भी बन सकते हैं, दोनों कैपिटल वाई हो सकते हैं, या एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई हो सकता है, या दोनों स्मॉल वाई हो सकते हैं। 3 तरीके के इसके साथ भी बन सकते हैं, या तो दोनों कैपिटल वाई होंगे, या तो एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई होगा, या तो दोनों स्मॉल वाई होंगे। ये कुल इतने 9 तरीके के कैरेक्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जरा समझो अब कितने कौन से कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। एक मैंने ये फिर से चार्ट बना लिया था, इसको आपको समझना है। पहला मैंने कहा ऐसे आपको ढूंढने हैं जिसमें क्या हो, ये देखो जरा, दोनों कैपिटल आर हो दोनों कैपिटल वाई हो, दोनों कैपिटल आर दोनों कैपिटल वाई। कहाँ नजर आ रहा है आपको, सिर्फ पहला पॉइंट जो आपको नजर आ रहा है ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसके अलावा और कहीं आपको नजर नहीं आएगा कि दोनों कैपिटल आर हो दोनों कैपिटल वाई हो। तो ये तो हमारा हो गया एक, क्या हो गया, एक हो गया, ठीक है। अब ऐसे देखने हैं जो दोनों कैपिटल आर हो लेकिन एक वाई स्मॉल हो एक वाई कैपिटल हो, ठीक है, एक वाई स्मॉल और एक वाई कैपिटल हो। दोनों कैपिटल आर एक वाई स्मॉल एक वाई कैपिटल, ये आपको देखने को मिला। दोनों कैपिटल आर एक वाई स्मॉल एक वाई कैपिटल, ये देखने को मिला। यानी 2 हमको देखने को मिल गए ये, ठीक है, 2 देखने को मिल गए ये। तो आपको देखो भाई साहब यहाँ पर आपसे पूछा जाए तो ये कितने मिल गए देखने को, 2 मिल गए। अब दोनों आर कैपिटल हो लेकिन वाई दोनों स्मॉल हो, ये देखो कितने नजर आ रहे हैं आपको, इसमें ढूंढ लो जरा। दोनों आर कैपिटल लेकिन वाई दोनों स्मॉल, ये नजर आया, इसके अलावा और कहीं है और कहीं नहीं है। तो ये हमको देखने को मिल गया एक हमको देखने को मिल गया ये। अच्छा, अब आर एक कैपिटल हो एक स्मॉल हो और वाई दोनों कैपिटल हो, इतने का ऐसे कितने देखने को मिल जाएंगे, आर एक कैपिटल हो लेकिन वाई दोनों स्मॉल हो, ठीक है, वो सॉरी वाई दोनों कैपिटल हो, ये हमको एक देखने को मिला। आर एक स्मॉल एक कैपिटल है, वाई दोनों कैपिटल है। और इसके अलावा ये देखने को एक मिला, आर एक स्मॉल एक कैपिटल है, वाई दोनों कैपिटल है। तो ये हमको देखने को मिल गए ऐसे 2, जिसमें आर एक स्मॉल एक कैपिटल है, वाई दोनों कैपिटल है। अच्छा, आर एक स्मॉल एक कैपिटल है और वाई एक स्मॉल एक कैपिटल है। ऐसे हमको ये क्रम से देखने को मिलेंगे। देखो ये भी ये भी ये भी ये भी, ये लाइन जो हमारी पूरी नजर आ रही, देखो ये लाइन पूरी हेटेरोजाइगस की लाइन है, जिसमें एक आर कैपिटल है एक वाई कैपिटल है, एक आर स्मॉल है एक वाई स्मॉल है। ये हमको देखने को मिल गए 4 टोटल। कितने देखने को मिल गए, 4 देखने को मिल गए। और कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों इस वाई के स्मॉल हो, ऐसा देखने को अगर देखोगे आप तो ये हमारा दोनों वाई स्मॉल और ये हमारा दोनों वाई स्मॉल, तो ऐसे हमको देखने को मिल गए फिर 2। क्या देखने को मिल गए, 2 देखने को मिल गए। अच्छा, दोनों आर स्मॉल हो लेकिन वाई दोनों कैपिटल हो, दोनों आर स्मॉल हो वाई दोनों कैपिटल हो, ऐसा ये 1 है, ऐसा क्या है, ये 1 है। फिर अगर दोनों आर स्मॉल हो लेकिन एक वाई कैपिटल हो एक वाई स्मॉल हो, ऐसा भी क्या है, ये हमारे 2 हैं, एक ये और एक ये, तो 2 हमको ऐसे देखने को मिल गए। अब लास्ट हमारा दोनों आर स्मॉल और दोनों वाई कैपिटल, ऐसा हमको देखने को सिर्फ 1 मिला। तो रेशियो अगर जीनोटाइप का पूछेगा तो ये रेशियो बनेगा। क्या रेशियो बना, 1:2:1, रेशियो 2:4:2, 1:2:1, 1:1:4:1, ये रेशियो बना हमारा जीनोटाइप का। जीनोटाइप का रेशियो हमारा क्या बना, जरा देखो ध्यान से, जीनोटाइप का रेशियो हमारा क्या बना, ये हमारा क्या है, ये है हमारा जीनोटाइप का रेशियो। इसमें F2 जनरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या डाई हाइब्रिड ग्रास में, ठीक है।
ये हमको देखने को मिला। देखो यहाँ पर सारा मैंने आपको फोटो में भी दे दिया है, हालांकि बना के समझाने से आपको बेहतर समझ में आएगा, इसलिए बनाकर मैंने समझा दिया है। ठीक है, यहाँ आपको सारे लक्षण नजर आएंगे। देखो जीनोटिपिक रेशियो हमारा नजर आ रहा है, फिनोटिपिक रेशियो भी नजर आ रहा है। फिनोटिपिक रेशियो क्या नजर आएगा? फिनोटिपिक रेशियो नजर आएगा 9 3 3 1, ये फिनोटाइप है। जीनोटाइप की अगर मैं बात करूं तो क्या नजर आएगा? जीनोटाइप की अगर मैं बात करूं तो 1 2 1 2 4 2 1 2 1, ये हमारा नजर आएगा। जैसा कि आपको हम जब लिखा रहे थे तो यहाँ पर समझाया था। देखो ये आपको नजर आया 1 2 1 2 4 2 1 2 1। ठीक है, ये 1 2 1 2 4 2 1 2 1, ये हमारा क्या है? जीनोटाइप का रेशियो है। आई होप आपको मेंडल के दोनों नियम बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे। और कोई समस्या आती, कहीं भी समस्या आती किसी तरीके की, तो सब समझा देंगे। ये जो आपको जो मैंने सारा बनाकर समझाया है, सारी चीज़ें आपको, सारी की सारी चीज़ें आपको, नोट्स जितना भी है ये सारा आपको प्रोवाइड हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़े रहें आप लोग, और वहाँ पर आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड होती रहेंगी। ठीक है, इसके अलावा आपको जो भी समस्या आएगी, आप चाहें तो मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लें, वहाँ पर आप जो भी समस्या आती है सीधे मुझसे क्लियर कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। आपको जो भी हमसे एग्जाम से रिलेटेड या किसी भी कंटेंट से रिलेटेड आपको जो भी समस्या आती है, जो भी जानकारी चाहिए होगी, वो आप मुझसे ले सकते हैं। इसलिए आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 6386909252। ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप आसानी से इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। नाम अपना ज़रूर बता दीजिएगा जब आप व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप चाहे कॉल कर लें, लेकिन पहले आपको नाम जो थोड़ा बता देंगे तो मेरे लिए बेहतर रहता है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। कोई भी समस्या आती है किसी भी सब्जेक्ट में, एग्रीकल्चर के, आप जहाँ भी समस्या में होते हो आप मुझे कॉल कर सकते हो। जहाँ तक हो सकेगा मैं वहाँ तक आपका समाधान इसका करूँगा। ठीक है, चलो अब मैं मेंडल के नियम के अपवादों की बात करूँ तो देखो बच्चा, म्यूटेशन एक पूरा टॉपिक हमको पढ़ना है, और पॉलीपोलाइडी भी एक पूरा टॉपिक पढ़ना है। मेंडल के नियम यहाँ पर काम नहीं करते हैं जहाँ पर हेरिटेबल चेंज इन जीनोटाइप हो जाएगा या पॉलीपोलाइडी हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा लिंकेज की कंडीशन में भी मेंडल के नियम काम नहीं करते हैं। इसको भी हमको पूरा टॉपिक एक साथ ही पढ़ना है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, प्लियोट्रॉपी, ये सारे लक्षण हमको पढ़ने हैं। और इसके अलावा जितने भी हमारे ये एलील का इंट्रैक्शन पढ़ेंगे हम लोग एक चैप्टर, इसके बाद मेंडल खत्म होने के बाद यही पढ़ना है। जो एक्सेप्शन ऑफ मेंडल है उसमें यही टॉपिक पढ़ना है, एलिलिक इंट्रैक्शन। इसमें हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, लीथल फैक्टर, एपोस्टैटिस, सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं हमेशा एग्जाम्स में, और आप बहुत कंफ्यूज होते हो, लेंदी लगते हैं आपको, लेकिन एक एक चीज को आपको रेशियो सहित रटवा दूंगा मैं, जिससे आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ठीक है, और ये हमारा जो है कुछ मेंडल के नियम के अपवाद हैं। इसके बाद मेंडल अपने जो हमने बताया ना कि मैटर पे खोज करने से पहले वो हॉकवीड पर खोज कर रहे थे। हॉकवीड पर उन्होंने रिसर्च किया था, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए थे क्योंकि वहां पर पार्थेनोजेनेसिस हो जाती थी। अब ये शब्द आपके सामने फिर एक नया आ गया, पार्थेनोजेनेसिस क्या है? देखो बेटा, पार्थेनोजेनेसिस का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी जो भ्रूण है वो बिना निषेचन के बन जाए। ऐसी कंडीशन जब निषेचन ही नहीं हो रहा, पॉलिनेशन ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो वहां पर मेंडल का नियम काम नहीं करता है। तो मैं अलग अलग जगहों पर इन सारी चीजों को समझाता जाऊंगा। ये अलग अलग टॉपिक्स हैं, लेकिन यहाँ जरूरत थी कि एक्सेप्शन क्या क्या है, अपवाद क्या है मेंडल के नियम के, तो मैंने एक बार में आपको यहाँ पर लिख दिए हैं। हालांकि म्यूटेशन, पॉलीपोलाइडी दोनों अपनी जगह एक टॉपिक है, लिंकेज भी एक टॉपिक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, प्लियोट्रॉपी भी एक टॉपिक है, और एलेलिक इंटरेक्शन में हम लोग डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, लीथल फैक्टर, ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और एक एक चीज को समझेंगे। ठीक है, तो मेंडल के नियमों का आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल हम लोग फिर इसके आगे अगर बात करेंगे अगली क्लास में, तो फिर हम लोग मिलते हैं जेनेटिक्स और ब्लीडिंग की इसी क्लास में। और तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और कोई समस्या होगी तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन रहेगा, जो समस्या होगी आप पूछना, हम समाधान करेंगे उसका जहाँ तक हमसे हो पाएगा। ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं। शुभ रात्रि आप सभी को, धन्यवाद।